तोरू दत्त की मशहूर कविता लक्ष्मण की दुनिया में उतरते हैं और इसके हर एक पहलू को समझते हैं। तो ये कमाल की कविता लिखी किसने? मिलिए तोरू दत्त से। उन्हें इंडो इंग्लिश साहित्य का वो चमकता सितारा कहा जाता है, जिसकी तुलना अक्सर महान कवि कीट्स से होती है। और ये तुलना सिर्फ यूं ही नहीं है। कीट्स की तरह ही तोरू दत्त ने भी पूरब की कहानियों को पश्चिम के काव्य अंदाज में ढाला, और उन्हीं की तरह अफसोस सिर्फ 21 साल की छोटी सी उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गई। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने साहित्य पर कितनी गहरी छाप छोड़ी होगी। लक्ष्मण कविता जो है वो उनके आखिरी कलेक्शन एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान का एक नगीना है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किताब 1882 में, मतलब उनके जाने के बाद छपी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि ये उनकी वो विरासत थी जिसने भारतीय लेखन को एक नई दिशा दी और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। अच्छा, अब जो बात तोरू दत्त को बाकियों से अलग करती है वो है उनका लिखने का अंदाज। उस जमाने में ज्यादातर कविताएं 4 लाइनों के स्टैंजा में लिखी जाती थीं, लेकिन उन्होंने 8 लाइनों के स्टैंजा यानी ऑक्टेव का इस्तेमाल किया। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि ये कविता सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक ड्रामा है। इन लंबी पंक्तियों ने उन्हें सीता और लक्ष्मण के बीच की उस तीखी भावनात्मक बहस को दिखाने के लिए एक बड़ा कैनवस दिया। तो कहानी शुरू कहां से होती है? ठीक उस पल से जब राक्षस मारीच एक खूबसूरत सुनहरे हिरण का रूप लेके राम की आवाज में मदद के लिए चिल्लाता है। असल में ये एक जाल है, एक बहुत बड़ा धोखा। और तोरू दत्त हमें सीधे उसी तनाव के बीचों बीच ले जाती हैं जहां एक गलतफहमी एक बहुत बड़ी त्रासदी की नींव रखने वाली है। और इसी धोखे के साथ शुरू होता है कहानी का पहला हिस्सा, सीता की घबराहट। जैसे ही वो अपने पति की आवाज सुनती हैं, उनका दिल बैठ जाता है। वो चीख पड़ती हैं, हार्क लक्ष्मण हार्क अगेन दैट क्राई, मतलब सुनो लक्ष्मण सुनो। फिर से वो चीख। आप समझिए, ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक ऐसी बेचैनी है जो किसी भी तर्क या दलील को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन इसके ठीक उलट लक्ष्मण पर इस घबराहट का कोई असर नहीं होता। वो बिल्कुल शांत हैं और तर्क से सोच रहे हैं। वो जाने से साफ इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भाई राम की ताकत पर अटूट भरोसा है। वो जानते हैं कि राम अजय हैं, जिनसे शेर, भालू और राक्षस सब डरते हैं। उनका कर्तव्य राम का आदेश मानना है, और आदेश था सीता की रक्षा करना। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है, जब सीता देखती हैं कि उनकी मिन्नतें, उनकी घबराहट कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो वो लक्ष्मण के चरित्र पर हमला कर देती हैं। वो उन पर एक के बाद एक 3 भयानक आरोप लगाती हैं। पहला कि लक्ष्मण के मन में उनके लिए गलत इरादे हैं। दूसरा कि वो भरत के साथ मिलकर कोई साजिश रच रहे हैं। और तीसरा, वो उन्हें धोखेबाज और सांप तक कह देती हैं। कहते हैं ना, शब्द तलवार से ज्यादा गहरे घाव देते हैं। सीता के वो शब्द लक्ष्मण के दिल के आर पार हो जाते हैं। अब वो एक ऐसी दुविधा में फंस गए हैं जहां एक तरफ उनका सैन्य कर्तव्य है, यानी सीता की रक्षा करना, और दूसरी तरफ है उनका नैतिक सम्मान, जिसे भयानक चोट पहुंची है। और आखिरकार वो अपने सम्मान को बचाने का फैसला करते हैं। जाने से पहले लक्ष्मण अपने बाण से जमीन पर एक जादुई रेखा खींचते हैं, वही जिसे हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। वो जंगल के देवताओं से सीता की रक्षा की प्रार्थना करते हैं और भारी मन से वहां से चले जाते हैं। और जैसे ही वो जाते हैं, एक गिद्ध अशुभ तरीके से चीखता है, मानो प्रकृति खुद आने वाली तबाही का संकेत दे रही हो। तो आखिर ये कविता है किस बारे में? इसका निचोड़ क्या है? ये कहानी है 2 ताकतों के टकराव की। एक तरफ है लक्ष्मण का कर्तव्य और तर्क, और दूसरी तरफ है सीता की भावना और चिंता। त्रासदी तब होती है जब अनियंत्रित भावना तर्क और कर्तव्य पर हावी हो जाती है, और एक पल की घबराहट एक पूरे युग की कहानी लिख देती है। और यहीं पर तोरू दत्त की लिखाई का जादू दिखता है। वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमें उस पल को महसूस कराती हैं। वो आवाज़ों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे रान की वो नकली चीख या फिर गिद्ध का चिल्लाना, ताकि हमारे कानों में भी वो डर गूंजे। वो प्रकृति को भी किरदार की तरह पेश करती हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे बुराई हर तरफ मंडरा रही है। चलिए अब इस पूरी जानकारी को कुछ जरूरी पॉइंट्स में फटाफट समेट लेते हैं। लेखिका है तोरू दत्त, जन्म 1856, मृत्यु 1877, सिर्फ 21 साल की उम्र में। किताब का नाम है एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, जो उनके गुजरने के बाद 1882 में छपी। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए।
और कविता की बात करें तो इसमें कुल 22 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा में 8 लाइनें हैं, जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं। इसमें सबसे जरूरी प्रतीक है लक्ष्मण रेखा, जो कर्तव्य की एक सीमा है, और गिद्ध की चीख, जो एक अपशकुन का प्रतीक है। और हाँ, ये पूरी कहानी हमारे महाकाव्य रामायण से ली गई है। ये वो डिटेल्स हैं जो इस कविता को और भी ज्यादा गहराई देते हैं। तो आखिर में लक्ष्मण सिर्फ एक कविता नहीं है, ये उस नायाब प्रतिभा का जीता जागता सबूत है जो एक नाजुक फूल की तरह भले ही जल्दी मुरझा गई, लेकिन अपनी खुशबू हमेशा के लिए छोड़ गई। तोरू दत्त ने यह साबित किया कि एक भारतीय दिल और आत्मा अंग्रेजी भाषा में भी उतनी ही खूबसूरती से धड़क सकती है। और ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या कर्तव्य हमेशा भावनाओं से बड़ा होता है, या कभी-कभी भावनाओं की अनदेखी ही सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है?